हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इसी के साथ साथ आप सभी को गुड इवनिंग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई लगातार कर भी रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपकी वीडियो बहुत दिनों से नहीं आ रही है, लगभग 7-8 दिनों से आपको वीडियो देखने को नहीं मिल रही है। उसका रीजन कुछ स्टूडेंट्स को मालूम भी है, कुछ को नहीं मालूम होगा, तो थोड़ा उनको बता देते हैं क्योंकि आप सभी हमारे इस छोटे से यूट्यूब परिवार के सदस्य हो और आपको बताना भी जरूरी बनता है। तो उसका रीजन आपका क्या है वीडियो ना आने का, हम आपको थोड़ा बता देते हैं। रीजन आपका ये है कि हमारे घर पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। हमारे घर पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी कि आधे से ज्यादा लोग बीमार डले हुए थे, लेकिन अब स्थिति थोड़ा ठीक है। तो कोशिश हमारी यही रहेगी अब कि अब आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड की जाए। हमारी 2 वीडियो आती है, एक सुबह एक शाम को। तो 2 ना देके आपको एक वीडियो, जब तक थोड़ा स्थिति ठीक हो तब तक आपको एक वीडियो तो लगातार आपके लिए दी जाए, बना दी जाए, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो सके। और सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग इतना ज़्यादा हमें सपोर्ट करते हो। इसी प्रकार से आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे हमारा चैनल और भी आगे बढ़ता रहे, ठीक है। आपका ही चैनल है, आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतना ही आप लोगों के लिए ये बेहतर रहेगा, ठीक है। और आपको फिजिक्स की वीडियो भी अब आपको मिल रही है, तो आप लोग उन वीडियो को जरूर देखिएगा। जो वीडियो कल हमने डाली हुई थी वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए क्योंकि वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है फिजिक्स की, तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा, मापन और मात्रक से, ठीक है। तो चलिए, आज यहाँ पर हम बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आपका प्रोटोजुआ आता है। किंगडम प्रोटिस्टा के जो बेसिक पॉइंट थे वो हमने आपको पिछली वीडियो में बताए हुए, आपने वो वीडियो देखी भी होगी, अच्छे से समझी होगी। तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आपको कई प्रोटिस्टा को जो कई समूह में बांटा गया था। प्रोटिस्टा को लगभग 5 समूह में बांटा गया था। कौन कौन से? क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट और इग्लिनॉइड और स्लाइमोड्स और प्रोटोजोआ। ये 5 समूहों में इसे बांटा गया था, जिसमें 4 पर बात चर्चा हम कर चुके, क्राइसोफाइट पर, डायनोफ्लैजिलेट पर, इग्लिनॉइड पर और स्लाइम मोड्स पर। इनसे संबंधित जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट थे हमने आपको पिछली वीडियो में बताए हुए। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग एक बार उस वीडियो को जरूर देखें, और आज की वीडियो आप लोगों को पसंद भी आएगी। और आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो वीडियो को लगातार जरूर देखना। प्रोटोजोआ से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप पक्का उसे सॉल्व करके आओगे। इतनी अच्छी तरीके से आज हम आपको प्रोटोजोआ पढ़ाएंगे। तो लगातार हमारे साथ देखते रहना, कॉपी पेन लेके बैठे, जो भी पॉइंट हम आपको बताएं उसे उस पर नोट डाउन करते हुए चलना है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमसे अभी अभी न्यू जुड़ रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हम जो भी वीडियो डालें आपके पास तुरंत हमारा नोटिफिकेशन पहुंचे। क्योंकि यदि आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लेते हो तो क्या होता है, उससे जो भी वीडियो हम डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए हो तो आप जान सकोगे कि वीडियो आई है तो उसे हमें देखना भी है, ठीक है। और लगातार हमारे साथ जुड़े रहे तो आप लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोटोजोआ के संबंध में। प्रोटोजोआ के संबंध में जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट है हम आपको इस वीडियो में सभी बताने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज की, तो लगातार हमारे साथ बने रहना। देखते हैं प्रोटोजोआ क्या है और इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे प्रोटोजोआ से संबंधित कुछ बेसिक पॉइंट है। प्रोटोजोआ से संबंधित कुछ बेसिक पॉइंट है, जैसा कि आपको पता है कि प्रोटोजोआ जो है वो एक प्रकार का फाइलम है, संघ है, और ये किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है, आपको ये भी मालूम है किसके अंतर्गत आता है, तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। आपसे पूछा जा सकता है कि किंगडम प्रोटोजोआ जो है वो किस जगत के अंतर्गत आता है, तो प्रोटोजोआ जो है संघ वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ये प्रोटोजोआ जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, तो प्रोटोजोआ जो शब्द है आपका ग्रीक भाषा से लिया हुआ शब्द है। ग्रीक भाषा से लिया हुआ शब्द है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रोटो प्लस जोआ। प्रोटो
प्लस जुआ, प्रोटोस प्लस जून इसे कहते हैं, जून। प्रोटोस प्लस जून, प्रोटोस का मतलब होता है प्रथम और जून का मतलब है यहाँ पर जुआ जिसे कह सकते हो जंतु, यानी प्रथम जंतु। प्रोटोजुआ संघ में आने वाले जंतु को प्रथम जंतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम जंतु कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है प्रोटोजुआ किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रोटोस प्लस जून। प्रोटोस का मतलब होता है यहाँ पर प्रथम और जून का मतलब होता है जंतु यानी कि एनिमल। और ये किस भाषा से लिया हुआ शब्द है? तो ये ग्रीक भाषा से लिया हुआ शब्द है। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रोटोजुआ के जंतुओं को सबसे पहले किसने देखा था, किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रोटोजुआ संघ में आने वाले जो जंतु हैं उसका अध्ययन किसने किया हुआ था? तो सबसे पहले जो अध्ययन किया था वो आपका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। इसके अंतर्गत जो भी जीव आते उनका जो अध्ययन सबसे पहले अपनी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किसके द्वारा किया गया था? तो वो ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ही इन जंतुओं को देखा था जो भी जंतु प्रोटोजुआ संघ के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात, प्रोटोजुआ ये शब्द है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है और प्रोटोजुआ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए भी है। बीएससी नर्सिंग में क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का। तो लगातार हमारे साथ देखते रहना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें, किए बिना आप लोग न जाएं क्योंकि आपका फर्ज बनता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये प्रोटोजुआ जो ये शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया। तो प्रोटोजुआ जो ये शब्द है वो गोल्डफश नाम के वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? गोल्डफश नाम के एक वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा प्रोटोजुआ शब्द दिया गया है। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट थे आपके लिए इंपोर्टेंट थे, हमने आपको बताया, बेसिक पॉइंट थे और आपको जानना भी जरूरी था। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटोजुआ संघ के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं वो किस प्रकार का उनका भोजन है, वो किस प्रकार का है। तो उनका जो भोजन होता है वो हेटेरोट्रॉफिक होता है। किस प्रकार का होता है? हेटेरोट्रॉफिक होता है। हमने आपको बताया था क्राइसोफाइट और डायनोफ्लैजिलेटेड वो प्रकाश संश्लेषी थे। कैसे थे? क्राइसोफाइट और डायनोफ्लैजिलेट थे वो प्रकाश संश्लेषी थे, जबकि यूग्लिनॉइड था वो मिश्रपोषी था, मिक्सोट्रॉफी था, वो अपना प्रकाश की सहायता से भी भोजन बना लेता और दूसरे जीवों से भी अपना भोजन प्राप्त करता है। यूग्लिनॉइड उसके अंतर्गत कौन सा जीव आता है? यूग्लिना। यूग्लिनॉइड के अंतर्गत आपका जो जीव आता है वो कैसा? यूग्लिना आता है। इसके बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया। इसका भोजन जो है वो कैसा है? मिश्रपोषी है। ठीक है, दो हमने आपको बताए थे, एक स्लाइम बोर्ड्स और प्रोटोजुआ, ये दोनों आपके हेटेरोट्रॉफिक थे। किस प्रकार के थे? इनका जो भोजन है वो हेटेरोट्रॉफिक यानी कि विषमपोषी होता है। ये पॉइंट आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और पूछा भी जाता है कि प्रोटोजुआ के अंतर्गत जो जीव आते हैं वो कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक होते हैं और ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो ये सभी हेटेरोट्रॉफिक होते हैं यानी विषमपोषी, परपोषी कह सकते हैं जिसे होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनमें कोशिका वृत्ति नहीं पाई जाती है। प्रोटोजुआ के अंदर जो जीव आते हैं उनमें कोशिका वृत्ति नहीं पाई जाती है, जिसके कारण ये भोजन को पूर्ण रूप से होलोजोइक प्रक्रिया द्वारा ग्रहण करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि प्रोटोजुआ में आने वाले जीवों का भोजन किस प्रकार है, होलोजोइक है या और भी ऑप्शन आपसे दिए जा सकते हैं। तो उनका जो भोजन है वो किस प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है? तो होलोजोइक द्वारा। अंतःकोशिकीय पाचन उनमें होता है जितने भी जीव इसके अंतर्गत आते। और ये तो बात आपको पहले से पता है कि प्रोटोजुआ में जो भी जीव आता है वो कैसा होगा? एक कोशिकीय होता है और यूकैरियोटिक है। यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक जीव इसके अंतर्गत आते हैं, ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था। ठीक है, अब चलिए, तो ये पॉइंट जो है होलोजोइक वाला, ये पॉइंट आप लोग याद रखें। किस प्रकार का भोजन है? तो ये होलोजोइक होते हैं। कौन से होते हैं? होलोजोइक होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है इसे 4 समूहों में बांटा गया है। इसे कितने समूहों में बांटा गया? प्रोटोजुआ को 4 समूहों में बांटा गया। कौन कौन से? अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड और स्पोरोजोन। इन चारों के बारे में आपको पूरी जानकारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और हमने आपको सॉल्व भी कराए हुए हैं। और क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए तो कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी हम आपको यहाँ बताते हुए चलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखना। तो इन्हें 4 समूह में बांटा गया है। कितने समूह में बांटा गया प्रोटोजुआ को? तो प्रोटोजुआ का जो बरीकड़ है
वो 4 समूह में किया गया है, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड और स्पोरोजोन्स। ठीक है, अब एक एक पर चर्चा करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। जो भी पॉइंट यहाँ से पूछा जाएगा वो सभी पॉइंट हम आपको बताते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अमीबॉइड। अमीबॉइड के अंतर्गत कौन सा जीव आता है? अमीबॉइड जो प्रोटोजोन्स है उसके अंतर्गत कौन सा जीव आता है? तो देखो अमीबॉइड से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो जीव आएगा वो कौन सा आएगा, जो अमीबा। अमीबा यहाँ पर जो शब्द, यहाँ पर जैसा कि शब्द आपको दिख रहा है अमीबॉइड, अमीबॉइड में जो आपका जीव आएगा वो क्या आएगा, अमीबा आएगा। क्या आएगा, अमीबा। और अमीबा के बारे में आपको पहले से भी पता होगा, अमीबा जो होता है उसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, उसकी जो आकृति होती है वो अनिश्चित होती है। चलिए अभी हम आपको फिगर भी दिखाएंगे। ठीक है, ये नम भूमि में पाए जाते, इसके अंतर्गत जो भी जीव आएंगे वो कैसे होते, नम भूमि में पाए जाते, जहां पर गीलापन होता है वहां पर ये जीव आपके पाए जाते। पहला पॉइंट। यदि आपसे पूछा जाए कि अमीबॉइड जो होंगे प्रोटोजोन्स वो किस जगह पर होंगे, तो वो आपके नमी भूमि पर पाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें कूटपाद या पादाब, स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं जो चलन तथा भोजन निगलने में काम करते हैं। इनमें इनके जो पैर होते हैं उनको असत्य यानी फाल्स फीट कहा जाता है। सूडो का मतलब होता है फाल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट, फीट का मतलब होता है पैर। तो इनमें जो पैर होते हैं वो कैसे होते, कूटपाद यानी कि असत्य पैर होते, फाल्स फीट इनमें पाए जाते हैं। कैसे पैर होते, फाल्स फीट पाए जाते हैं, जिनका काम होता है चलने में होता है और भोजन को निगलने में किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है अमीबॉइड में, प्रोटोजोन्स में भोजन निगलने में क्या पाया जाता है, भोजन किस प्रकार वो निगलते हैं, किस प्रकार से भोजन खाते हैं या चलते हैं वो, तो उनमें कूटपाद पाए जाते हैं। कूटपाद का मतलब है स्यूडोपोडिया। ये शब्द आप लोग इंग्लिश वाला अच्छे से याद कर ले, इंग्लिश में इसे कहा जाता है स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है फाल्स, स्यूडो का मतलब क्या होता है, फाल्स, और पोडिया का मतलब होता है फीट, और फीट का मतलब होता है पैर। यानी इनमें जो पैर होते हैं वो कैसे पैर होते हैं, असत्य पैर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या पाए जाते हैं, कूटपाद पाए जाते हैं अमीबा में, जो उसके भोजन निगलने में सहायक होते हैं। तो ये देखो, आपको ये चित्र हमने आपको दिखाया यहाँ पर, ये इसके रहे सूडोपोडिया, जिन्हें हम असत्य पैर कहते हैं। ये इसकी फूड वैक्यूल है और ये फूड पार्टिकल इसके अंदर जा रहा है। ये सेल मेम्ब्रेन हमने आपको बताया कि इसके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, सेल वाल नहीं पाई जाती है, और कोशिका भित्ति नहीं है तो उसके बाद क्या होगी, आपकी सेल मेम्ब्रेन होगी। कोशिका झिल्ली इसमें पाई जाती है। ये कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल है जो इसके जल यानी कि जैसे हम कहते हैं सकुंचन, जल को संवाहन बनाने में सहायक होती है। और ये आपका न्यूक्लियस है, क्योंकि यूकैरियोटिक है, तो यूकैरियोटिक है तो इसमें न्यूक्लियस भी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस भी पाया जाएगा। अब बात करते हैं आगे। देखो, तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि स्यूडोपोडिया का मतलब जो है वो क्या है, इसका ये भोजन को निगलने में, उसके साथ साथ चलने में भी सहायक है। अमीबा में जो स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं उनका काम क्या है, भोजन को निगलने में और चलने में आपके सहायक होते हैं। इनको असत्य पैर कहा जाता है, फाल्स फीट कहा जाता है। सचमुच के ये पैर नहीं होते इसके। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो आपको याद है, इनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, संकुचन रिक्तिका पाई जाती है जो इसके जल संतुलन को बनाए रखती है। किसको, एक संकुचन रिक्तिका पाई जाती है जो किसका काम, उसका काम है ये जल संतुलन को बनाए रखती है। इसमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है। तो ये इसका जो फिगर है वो क्या है, किसका है, ये अमीबा का है। और इसकी जो आकृति है वो अनिश्चित होती है। अमीबा की जो आकृति होती है वो किस प्रकार से होती है, अनिश्चित होती है। इसका कोई भी आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, अब आगे जो पॉइंट है अमीबा से संबंधित वो इंपोर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट कौन सा है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं। तो इसके अंतर्गत आपका अमीबा सबसे प्रमुख उदाहरण आपका यही है, अमीबा। उसके साथ साथ एंटी अमीबा। कुछ अमीबॉइड जो होते हैं वो परजीवी के रूप में मनुष्य की आंत में पाए जाते हैं। कुछ परजीवी जो होते हैं वो मनुष्य की आंत, अब आंत कौन सी, बड़ी आंत जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसमें आपके कुछ परजीवी पाए जाते हैं जिसका नाम है आपका एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका नाम का एक एंटी अमीबा है जो जिसका काम क्या है, जो क्या करता है, तो एक रोग फैलाता है जिसका नाम है अमीबीय पेचस।
पेचिस नाम का एक रोग जिसे, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो एक प्रकार का अमीबॉइड प्रोटोजोन है, इसके द्वारा कौन सा रोग फैलता है, ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये मनुष्य की बड़ी आंत में पाया जाता है और ये अमीबी पेचिस रोग फैलाता है। कौन सा? अमीबी पेचिस नाम का जो रोग है उस रोग को फैलाता है और ये कहाँ पर पाया जाता है, तो मनुष्य की बड़ी आंत में पाया जाता है। किस रूप में? परजीवी के रूप में कुछ अमीबॉइड भी पाए जाते हैं, जो आपका कौन सा है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एक आपका है एंट अमीबा जिंजीवेलस। एंट अमीबा जिंजीवेलस नाम का जो प्रोटोजोआ है, इसका काम क्या है, ये कौन सा रोग फैलाता है, तो ये आपसे पूछा जाए तो ये पायरिया रोग फैलाता है जो आपके दांतों को प्रभावित करता है। एंट अमीबा जिंजीवेलस जो आपका प्रोटोजोआ है, ये पायरिया नाम का रोग फैलाता है जो आप किससे संबंधित है, दांतों में। पायरिया कहाँ लगती है, दांतों में। तो ये दांतों से संबंधित एक रोग है पायरिया, जो कौन फैला, किसके कारण होता है, तो वो आपका एंटी अमीबा जिंजीवेलस नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो ये दोनों रोग आप लोग अच्छे से याद कर लें। एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा अमीबी पेचिस फैलते हैं और जबकि एंटी अमीबा जिंजीवेलस के द्वारा पायरिया नाम का रोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। इसके उदाहरण आप लोग अच्छे से याद कर लेना, एंटी अमीबा और आपका क्या आता है, अमीबा। सेकेंड नंबर पे आपका आता है क्या, फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस। फ्लैजिलेटेड जो प्रोटोजोआंस होते हैं वो आपके, सबसे पहले देखो फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड का मतलब होता है जिसमें फ्लैजिला पाया जाए। फ्लैजिला को हिंदी में कहते हैं कसाव। ऐसे जीव जिनमें फ्लैजिला पाया जाए जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, कसाव कहा जाता है, कसाव। ऐसे जीव जिनमें फ्लैजिला उपस्थित होता है उनको हम क्या कहेंगे, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। जितने भी फ्लैजिला, जिनमें भी जिस जीव में फ्लैजिला उपस्थित होगा वो सभी किस समूह के अंतर्गत आएंगे, तो वो सभी आपके फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के अंतर्गत आएंगे। ये भी परजीवी होते हैं। ये भी कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं, दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी का मतलब क्या है, पैरासाइटिस, जो दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस समूह में फ्लैजिला उपस्थित होता है। इस समूह में फ्लैजिला उपस्थित होता है, उनका उसका नाम ही है फ्लैजिलेटेड। क्या नाम है, फ्लैजिलेटेड नाम है। तो उसमें क्या उपस्थित होगा, फ्लैजिला उपस्थित होता है, जिसका काम क्या होता है, चलने में सहायक होता है। फ्लैजिला का काम क्या है, चलने में सहायक होता है। ये जीवों को चलने में सहायता पहुंचाता है। इनमें बाइनरी विखंडन पाया जाता है। कौन सा विखंडन होता है, बाइनरी फिशन पाया जाता है, द्विविखंडन पाया जाता है। किन जीवों में, फ्लैजिलेटेड जीवों में। इस समूह में जो भी जीव आते हैं उनमें जो जनन होता है, अलिंगी जनन होता है, वो भी कौन सा होता है, बाइनरी विखंडन होता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें क्या उपस्थित होता है, तो इसमें फ्लैजिला उपस्थित होता है और ये सभी कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि मनुष्य में जो निद्रा रोग है, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया, नीट में भी पूछा गया है, पूछा जाता था पहले, और अब आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। जो आपके छोटे छोटे बीएससी नर्सिंग है, बीएचयू है, सीपी नेट है, इन एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा भी गया, पूछा भी जा सकता है आपसे कि निद्रा रोग किसके कारण होता है, किसके कारण होता है। तो देखो इसके अंतर्गत एक जीव आता है जिसे कहते हैं ट्रिपेनोसोमा। मनुष्य में ट्रिपेनोसोमा, सॉरी जीव नहीं, मनुष्य में ट्रिपेनोसोमा से आपके अफ्रीकन घातक निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस बीमारी पैदा होती है। मनुष्य में ट्रिपोसोमा, जिसके अंतर्गत एक जीव आता है ट्रिपेनोसोमा नाम का, उसके द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो जिसे कहते हैं अफ्रीकन घातक निद्रा रोग, यानी कि स्लीपिंग सिकनेस जो रोग होता है वो आपका ट्रिपेनोसोमा के कारण होता है। ये किस मक्खी के द्वारा फैलता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सीसी मक्खी के द्वारा फैलता है। जो आपका निद्रा रोग है वो किस मक्खी के द्वारा फैलता है, तो ये सीसी मक्खी के द्वारा फैलता है और ये अफ्रीका में बहुत ज्यादा है। ये रोग जो है वो मक्खी भी अफ्रीका में बहुत ज्यादा है और ये रोग वहां पर बहुत ज्यादा फैलता है, हमारे भारत में थोड़ा कम है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। तो ये ट्रिपोसोमा जो है वो क्या फैलाता है, तो ये आपका स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी, जिसे हम निद्रा रोग कहते हैं, और ये किस मक्खी के द्वारा फैलती है, उसका वाहक कौन है, तो वो आपका सीसी मक्खी है। क्या है, सीसी मक्खी के द्वारा ये रोग आपका फैलता है। एक रोग आपको और याद होना चाहिए, काला जार। काला जार जिसे लेशमेनिया, इकृत का रोग जिसे कह सकते हो, इकृत का रोग या काला जार जिसे, ये रोग कौन पैदा करता है, तो ये लेशमेनिया नाम का एक जीव है जिसके द्वारा इकृत का रोग या काला जार होता है। और ये किस मक्खी के द्वारा फैलता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बालू मक्खी या सैंड फ्लाई द्वारा फैलता है।
सैंड फ्लाई जिसे हम बालू मक्खी कहते हैं, उसके द्वारा आपका काला जार नाम का रोग फैलता है। तो काला जार बालू मक्खी के द्वारा फैलता है, जबकि निद्रा रोग जो है वो आपका सीसी मक्खी के द्वारा फैलता है। ठीक है, मक्खियां जब उड़ती है तो सी 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 आवाज आती है बहुत ज्यादा, तो आप इससे याद कर लेना। निद्रा रोग है वो आपका सीसी मक्खी, आप सोते हो तो यदि मक्खी आपके आसपास आ जाए तो आप तुरंत जाग जाओगे। तो नींद से आप मक्खी को याद ऐसे याद कर ले, नहीं तो आप शायद कंफ्यूज हो सकते हैं। हम तो ऐसे याद कर लेते हैं कि निद्रा रोग मतलब नींद, यानी मक्खी जब आपके पास आती है तो आप लोग बहुत जल्दी जाग जाते हो। तो जो निद्रा रोग है वो सीसी मक्खी के द्वारा फैलता है, जबकि कालाजार जो रोग है वो बालू मक्खी के द्वारा फैलता है। तो आपको दोनों अच्छी तरीके से याद भी हो गए होंगे। ये नाम जरूर याद कर लेना, ट्रपेनोसोमा। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट आपका है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। कौन सा है? सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। सिलिएटेड का मतलब है जिसमें सीलिया उपस्थित हो। उसके शब्द से ही समझ में आ रहा है कि जिसमें सीलिया उपस्थित हो उनको क्या कहेंगे? सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। इसके अंतर्गत जो भी जीव आएगा उसमें क्या आएगा? सीलिया उपस्थित होगा। ठीक है, तो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स का जो मुख्य उदाहरण आपसे पूछा जाए तो आपका पैरामीशियम होता है। एक क्वेश्चन हमने आपको पिछली वीडियो में, शायद हमने सुबह की वीडियो में आपको कराया हुआ था, उसमें सॉरी, सबसे पहले आपसे सॉरी मांग ले, क्योंकि वहां पर हमने गलत करा दिया। हमने वहां पर स्पोरोजोन्स लगवा दिया था। हमने क्वेश्चन था आपका कि दो केंद्रक किस में पाए जाते हैं, दो केंद्रक किस जीव में पाए जाते हैं, वो किस समूह में आता है। ये क्वेश्चन हमने आपको सुबह की वीडियो में कराया हुआ था, लगभग 7-8 दिन पहले। तो वो क्वेश्चन हमने थोड़ा गलत करा दिया। ऑप्शन नंबर वहां पर डी सही था, हमने सी लगा दिया था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही था, शायद ऐसा कुछ था, लेकिन आप लोग यहीं से क्लियर कर लें अच्छी तरीके से। हम सुबह की वीडियो में एक बार फिर बता देंगे। जो पैरामीशियम जो आता है वो किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपके सिलिएटेड के अंतर्गत आता है, और इसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं। इसमें दो प्रकार के केंद्रक होते हैं, एक छोटा केंद्रक होता है, एक बड़ा केंद्रक होता है। एक बड़ा केंद्रक होता है, एक छोटा केंद्रक होता है। और यही क्वेश्चन बनता कि ऐसा कौन सा जीव है जिसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं और वो किस समूह में आता है? तो वो आपका पैरामीशियम है और वो सिलिएटेड में आता है। और हमने वहां पर स्पोरोजोन्स कर दिया था। आंसर जो हमने वहां पर लगाया था वो स्पोरोजोन्स किया था, तो वहां पर गलत हुआ ये क्वेश्चन था, और हमें बताना भी जरूरत था। और वीडियो अब आपकी डल भी नहीं रही थी, आज मुझे याद आ गया तो हमने आपको बता दिया। आप लोग उस क्वेश्चन को राइट कर लें। ठीक है, वो जीव जो आपका है वो आंसर जो था वो वहां पर वो सिलिएटेड राइट था, सिलिएटेड। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए बात करते हैं। इनका मुख्य लक्षण जो होता है वो क्या है? सीलिया उपस्थित होते हैं, और सीलिया का काम क्या होता है? चलने में ये सहायक होते हैं। इसके अंतर्गत जो जीव आएंगे उनके ऊपर क्या उपस्थित होंगे? सीलिया पाए जाते हैं। और इसका जो प्रमुख उदाहरण है वो पैरामीशियम है। इसका जो प्रमुख उदाहरण है वो आपका पैरामीशियम है। इस प्रोटोजोन्स में दो प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। इस प्रोटोजोन्स में दो प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं, एक बड़ा केंद्रक होता है और एक आपका छोटा केंद्रक होता है। देखिए अभी हम आपको फिगर में दिखाते हैं, तो आप लोग वो क्वेश्चन राइट कर लें अपनी, यदि आपने नोटबुक पे नोट डाउन किया हो तो वहां पर आप स्पोरोजोन्स को हटा के सिलिएटेड लिख लेना। क्या लिख लेना? सिलिएटेड प्रोटोजोन्स वहां पर लिख लेना। ठीक है, हमने गलत किया इसलिए हमने आपसे माफी मांगी है। अब बात करते हैं, इनमें दो केंद्रक होते हैं, एक मैक्रोन्यूक्लियस, एक माइक्रोन्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस और दूसरा आपका कौन सा है? माइक्रोन्यूक्लियस। एक बड़ा केंद्रक होता है, एक इसमें छोटा केंद्रक होता है। अभी हम आपको फिगर में दिखाएंगे। इनमें संकुचन रिक्तिका भी पाई जाती है, जो क्या करती है? जो जल संतुलन को बनाए रखती है। पूछा जाता है कि संकुचन रिक्तिका किसमें पाई जाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसमें पाई जाती है? तो वो आपकी पैरामीशियम में, अमीबा दोनों में ही पाई जाती है। अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये सभी किसके जीव हैं? तो ये सभी प्रोटोजोआ के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके फिगर की। तो देखो इसका ये फिगर है, ये पैरामीशियम का फिगर है, और इसमें दो केंद्रक हैं, एक आपका ये केंद्रक बड़ा केंद्रक और एक आपका ये छोटा केंद्रक। ये आपका छोटा केंद्रक, इसमें जो दो केंद्रक भी पाए जाते हैं। ये जो आपको वार दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे ये रोम से जो दिखाई दे रहे हैं, ये आपके सीलिया हैं। क्या है? ये आपके सीलिया हैं, जिनका काम होता है क्या? चलने में ये सहायक होते हैं। किसमें सहायक होते हैं? चलने में सहायक होते हैं। ये थोड़ा हम इसे जूम करके आपको दिखाते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे जाए। तो देखो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है सीलिया, फंक्शन इन मूवमेंट एंड फूड
गैदरिंग, ये चलने में सहायक होते हैं, साथ ही साथ भोजन को इकट्ठा करने में सहायक होते हैं। कौन? सीलिया। और सीलिया किस में पाए जाते हैं? तो वो पैरामीशियम में पाए जाते हैं। और इसमें दो केंद्रक होते हैं। तो यदि आपसे अब पूछा जाए, और आपको अब पता भी चल गया अच्छी तरीके से, अब पूछा भी जाए कि ऐसा कौन सा जीव है जिसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं, किस समूह में आता है, कौन सा जीव है, आपको अच्छी तरीके से पता लग गया। पैरामीशियम है जीव का नाम, और किस समूह में आते हैं प्रोटोजोआ के? तो ये सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में आते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से दिमाग में फिट कर लेना। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, नीट में पूछा भी गया था, और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छी तरीके से आना भी चाहिए। और ये आपकी फूड वैक्यूल है, और ये आपकी संकुचन रिक्तिका है जो जल संतुलन को बनाए रखती है। ठीक है, चलिए अब बात करते आगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, नेक्स्ट सबसे लास्ट जो आपका है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स के अंतर्गत आपका क्या आता है? तो इसका प्रमुख उदाहरण, सबसे प्रसिद्ध जो उदाहरण है फेमस, वो आपका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होता है वो प्रोटोजोआ के स्पोरोजोन्स में आता है। जो प्लाज्मोडियम है जिसके कारण आपका मलेरिया रोग होता है, वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो स्पोरोजोन्स के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? स्पोरोजोन्स के अंतर्गत आता है। और प्लाज्मोडियम एक प्रकार का क्या है आपका? द्विपोषिदी यानी डाइजेनेटिक पैरासाइट है, द्विपोषिदीय परजीवी है ये। द्विपोषिदी इसमें यानी जो इसका जो भोजन है वो कैसा होता है? द्विपोषिदी होता है। किस प्रकार से? देखो अभी हम आपको बताते हैं। इसका जो भोजन है वो किस प्रकार से होता है? द्विपोषिदीय परजीवी होता है। ये पूछा जा सकता है आपसे, प्लाज्मोडियम एक प्रकार का है, तो आप हमेशा याद रखें प्लाज्मोडियम जो होता है वो डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है, यानी द्विपोषिदीय परजीवी होता है। कैसे होता है द्विपोषिदीय, से क्यों कहा गया? तो देखो इसका जो प्रथम पोषक है ये मनुष्य होता है। प्रथम पोषक यदि इसका पूछा जाए, प्रथम होस्ट पूछा जाए, पोषक को इंग्लिश में होस्ट कहा जाता है, जिस पर ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषक कहा जाता है। तो ये प्रथम इसका जो पोषक है वो आपका क्या है? मनुष्य है। और सेकंड इसका जो पोषक होता है, जो होस्ट होता है, वो आपका मच्छर होता है। कौन सा मच्छर होता है ये भी आपको पता है। तो जो मच्छर का नाम है वो मादा एनाफिलीज। मलेरिया रोग किस मच्छर के कारण होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण आपका मलेरिया रोग होता है। इस प्लाज्मोडियम यानी प्लाज्मोडियम को जो लेकर आता है वो कौन लेकर आता है? मादा एनाफिलीज मच्छर, जिसे एक प्रकार का क्या मच्छर है, जो इसका सेकंड पोषक, सेकंड होस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? सेकंड होस्ट कहलाता है। और प्रथम होस्ट पूछा जाए इसका तो मनुष्य होता है, इसलिए इसे द्विपोषिदीय परजीवी कहा जाता है। ये दो जीवों पर रहता है, दो जीवों पर अपना जीवन चक्र पूरा करता है। सबसे पहले मनुष्य, दूसरा आपका मच्छर। इन मच्छर के द्वारा आता है और मनुष्य पे अपना जीवन करता है आगे, मनुष्य पे अपना भोजन प्राप्त करता है आगे, वहां से लेता है। तो इसलिए ये क्या है? परजीवी है। तो मेन पॉइंट जो आपको याद करना है वो क्या याद करना, हम आपको एक बार दोबारा से बता देते हैं। स्पोरोजोआ के अंतर्गत जो जीव आता है वो आपका प्लाज्मोडियम है, सबसे प्रमुख उदाहरण है। ये मलेरिया रोग फैलाता है। मलेरिया रोग किस मच्छर के कारण फैलता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण फैलता है। दूसरी बात, प्लाज्मोडियम एक प्रकार का द्विपोषिदीय परजीवी है। कैसा परजीवी है? द्विपोषिदीय यानी डाइजेनेटिक पैरासाइट है। पहला इसका पोषक पूछा जाए आपसे, होस्ट पूछा जाए, तो आप मनुष्य को बताओगे, ह्यूमन को बताओगे, और दूसरा पूछा जाए तो मच्छर को बताओगे। ठीक है, इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखना। नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका कोई नहीं है, जो भी पॉइंट थे हमने आपको सभी बताए। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अच्छी भी लगी होगी। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इसी प्रकार से सपोर्ट आप लोग बनाए रखें तो आपको लगातार वीडियो हमारे चैनल पर हमेशा मिलती रहेगी। और फिजिक्स की वीडियो आप लोग जरूर देखा करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो इस टाइम आपके लिए सत्येंद्र सर के द्वारा डाली जा रही। यदि आप लोग उनको सपोर्ट करते हो तो आपको लगातार वीडियो भी मिलती रहेंगी। उनका कहना सिर्फ इतना है कि यदि बच्चे हमको सपोर्ट करते हैं तो हम लगातार वीडियो उनके लिए डालते रहेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आएगा वो आपका क्या आएगा? किंगडम फंजाई, कवक यानी जो आपका फंजाई है इसके अंतर्गत जो आता है। नेक्स्ट जो इस टॉपिक में आपका किंगडम फंजाई के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे आपके एग्जाम्स के लिए, तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर अच्छे से टॉपिक के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट।